संसार सिनेमा का, बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। आज बायोस्कोप की बातें आराम से मेरा मतलब है फिल्म आराम से। सन 1951 में रिलीज फिल्म आराम डीडी कश्यप के निर्देशन और अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। और आज फिल्म आराम की बातों को हमने सजाया इसाक मुजाफर की खोज के कारण। इस खोज को आधार बनाकर आलेख तैयार किया लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में सहायक हैं PKA नायर। तो इन जानकारियों के बाद आइए अब सुने प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से बायोस्कोप की बातें आराम से। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी दुआ, सामने बैठा रहे तू और मैं देखा करूं, सामने बैठा रहे तू। KL सहगल की आवाज में डूबी हुई ये आवाज अभिनेता मनमोहन कृष्ण की थी दोस्तों। और गुनगुनाने के शौकीन एक किरदार की बदौलत इसका इस्तेमाल हुआ था फिल्म आराम के लिए। फिल्म आराम कश्यप प्रोडक्शंस के बैनर पर बनी थी और सन 1951 में रिलीज हुई थी। निर्माता निर्देशक थे D.D. कश्यप, पूरा नाम धर्मदेव कश्यप। लेकिन कश्यप जी की बातों से पहले आइए मनमोहन कृष्ण की एक बात सुन लें। ज्यादातर लोग उन्हें चरित्र अभिनेता के रूप में जानते हैं, जबकि मनमोहन कृष्ण गायक बनने का इरादा लेकर फिल्म संसार में आए थे। और फिल्म आराम के पर्दे पर उन्होंने कोरस के साथ एक गाना भी गाया था। जिंदगी है यो यो, ये 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 जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो। दोस्तों, जमाने के चलन और फैशन का असर जिस तरह समाज पर होता है, उसी तरह फिल्में भी उसके असर से बच नहीं पाती। और यही थी वो वजह जिसके कारण इस गीत की रचना हुई। इस गीत में जिंदगी को कहा गया है यो यो। ये यो यो यूं ही तुकबंदी नहीं है। उन दिनों बच्चों में एक खेल बहुत लोकप्रिय था, जिसमें एक चक्र को मजबूत धागे से बांधकर उसे ऊपर नीचे घुमाया जाता था। इसी खेल का नाम था यो यो। यो यो बच्चों के खेल का या कहिए मौज मस्ती का प्रतीक था और इसी रूप में इस गीत को गाया और फिल्माया भी गया था। बंबई की एक चाल में रहने वाले दोस्तों का हुजूम इस गाने को गाता है, जिनका लीडर था चमन यानी मनमोहन कृष्ण, जो यो यो खेलते हुए सबके साथ मिलकर मस्ती में ये गाना गाता है। यो यो की बेकरारी हिस्सा है जिंदगी का, यो यो की बेकरारी हिस्सा है जिंदगी का, यो यो की गर्दिशों में हिस्सा है जिंदगी का, हिस्सा है जिंदगी का। गर्दिश बगैर जीना जीना नहीं है प्यारे, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो। चमन जिस चाल में रहता था, उसी के साथ वाले कमरे में रहता था श्याम। श्याम यानी देव आनंद। श्याम एक चित्रकार था, तस्वीरें बनाता था। लेकिन जैसा कि होता आया है, जब तक कोई पारखी नहीं मिल जाए, ये कलाकार भी गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ था। और जिसका काम और नाम दोनों गुमनाम हो, उसे आराम कहां।
एक दिन श्याम के साथ एक अजीब हादसा गुजरा। करीब आधी रात को वो घर लौट रहा था, तभी उसने महसूस किया कि कोई लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है। इतनी रात गए मैं सुनसान सड़क पे क्यों घूम रही हूँ? बताऊं क्यों? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। आप बेकार मेरा पीछे कर रही हैं। आखिर आप जाना कहाँ चाहती हैं? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। मेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। मेरी मंजिल वहीं होगी जहाँ मेरे पाँव थक जाएंगे, जहाँ मेरे जिस्म की ताकत जवाब दे जाएगी। मगर देखिए, कहीं आपके जिस्म की ताकत मेरे घर के सामने ही जवाब न दे जाए, वरना मुझ जैसे गरीब कुंवारे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस गरीब कुंवारे के लिए मुश्किल हुई, और हुई अचानक बरसात के रूप में। बंबई की एक फुटपाथी कहावत है दोस्तों कि बंबई की बरसात और बंबई की लड़की का कोई भरोसा नहीं, कब आए और कब तक रहे बोल नहीं सकते। लेकिन भले ही बोले कुछ नहीं, शराफत का इतना तकाजा तो बेशक है ही कि अकेली लड़की को आधी रात के वक्त सुनसान सड़क पर बारिश में भीगने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ये बारिश कम जी हाँ, वरना मैं आपको तकलीफ न देती। तकलीफ की बात नहीं, मैं अकेला हूँ ना, इसलिए जरा। अरे आप तो बहुत भीग गई, कपड़े सुखा लीजिए ना। वो कमरा जो है, कपड़े डाल दिए सूखने के लिए? जी। सर्दी तो नहीं लग रही? जी नहीं, लगती तो बता देती। मेरा मतलब था जी, मैं कह रहा था कि कपड़े सूखने में थोड़ी देर लगेगी, ट्रंक सामने पड़ा है, उसमें से कुछ निकाल लीजिए। जी अच्छा। गुड। लड़की ने पनाह पाई और शाम की मुसीबत आई। पहली मुसीबत आई सुबह सुबह जब चमन उसके कमरे में आया और उसने बिस्तर पर लेटी हुई लड़की को शाम समझकर झकझोर कर उठा दिया। उठो, उठो, अरे उठो। मुख से क्या सूरत निकल आई है? कौन है तुम? आवाज तक बदल गई है। कमाल है भाई। आप कौन? माफ कीजिए, मैं किसी गलत मकान में चला आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो, ये तुम्हारा मकान नहीं। अरे यार, ये मेरा मकान। चमन कुछ और अंदाजा न लगाने लगे, इसलिए शाम ने जल्दी जल्दी उसे समझाया। अरे भुजक्कड़, वो एक लड़की है बेचारी जिसके पास रात काटने के लिए जगह न थी, और मैंने अपने यहाँ उसे जगह दे दी। मैं समझा तुमने उससे शादी कर ली है और अब हमें किसी पराई लड़की को भाभी कहना पड़ेगा। तुम तो जानते हो भैया, मैं किसी को भाभी कहते हुए कितना शर्माता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, ये मेरे दोस्त मिस्टर चमनलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। चाय तो पीते जाइए। चलो कॉफी हाउस चलते नहीं, यही पियेंगे। नहीं, कॉफी हाउस चलेंगे जी। यही पियेंगे। आप कपड़े बदल लीजिए। हाँ, कॉफी हाउस चलेंगे। शाम के दोस्त चमन के रूप में ये थे अभिनेता मनमोहन कृष्ण। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, और आपको ये भी बता दिया है मैंने कि मनमोहन कृष्ण खासा गा लेते थे। अब ये भी बता दूं कि इसी गाने की बदौलत उन्हें पहली फिल्म में हीरो का रोल मिला था। फिल्म थी वी शांताराम और बाबूराव पेंटर की डायरेक्शन में बनी मतवाला शायर राम जोशी। बहरहाल आइए अब उस कॉफी हाउस में चलें जहां शाम और वो लड़की यानी मधुबाला यानी लीला बैठे हुए हैं। मेरा 2 चाय। अच्छी जगह है। रात नींद अच्छी आई? जी। मैं कहानी सुना ही रहा था कि आप सो गई। तो क्या हुआ? कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। कहानी तो वैसे शुरू हो चुकी थी, और शुरू से ही सस्पेंस का दामन भी पकड़ चुकी थी। शाम और लीला अभी बैठे ही थे कि बेबी आ गई। अरे बेबी, ये है बेबी, कॉफी हाउस के मालिक रामनाथ की लड़की। और आप मेरी सहेली। तुम जो शरारतें करने लगी, मैंने एक और सहेली बना ली। शाम की नन्ही सहेली के रूप में ये थी बेबी तबस्सुम। तबस्सुम जब बेबी थी तब खासी लोकप्रिय थी, लेकिन बड़ी होकर वो अपना रुतबा कायम नहीं रख पाई। वैसे हिंदी सिनेमा के कई नन्हे सितारों के साथ ऐसा हुआ है।
बहरहाल श्याम एक चित्रकार था, कुंवारा था और गरीब था, इतना तो आप जान ही गए। अब ये और जान लीजिए कि गाहे बगाहे माली मदद के लिए श्याम अपनी दादी के पास जा पहुंचता था। दादी मां यानी लीला मिश्रा। क्या हाल है तेरे कामकाज का? बहुत अच्छा है। लोग धड़ाधड़ मेरी तस्वीरें खरीदने चले आ रहे हैं। एक कहता है मैं तस्वीर का 100 दूंगा, दूसरा कहता है मैं तस्वीर का 200 दूंगा। आखिर में दादी माँ लड़ती रह जाते हैं और मेरी तस्वीरें नहीं बिकती। मगर दादी माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिकेंगी और इतना पैसा आएगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। हाँ तो दादी माँ, मुझे वो पैसों से याद आ गया, अभी मुझे अपने रंग रोगन के लिए 100 रुपए की जरूरत है। 200 की नहीं, मुझे बनाता है। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। वो जो तू दरवाजे पर लोगों का ठट बताता है, तस्वीर खरीदने वालों का नहीं, कर्जा वसूल करने वालों का होगा। जा, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था मैं दे चुकी तुझे। दादी मां से निराश होकर श्याम लौटा तो बहुत बुझा हुआ था। न उसके पास रंग और ब्रश खरीदने के पैसे थे और न ही खाने के लिए। ऊपर से था लीला की मेहमान नवाजी का जिम्मा। लेकिन श्याम के दोस्त चमन के पास आइडियों की कमी नहीं थी। चमन लीला और श्याम को एक शानदार होटल में ले गया। जल्दी करो प्यारा, जल्दी लीजिए योर हाइनेस। खूब खाना था, मजा आ गया। आपको भी मजा आया योर हाइनेस? बिल्कुल। मैनेजर को भेजो, जानते नहीं रूपनगर की राजकुमारी बैठी है। एट योर सर्विस। व्हाट सर्विस? क्या होटल बना रखा है? न सर्विस न खाना। मैनेजर, इनका बिल। माफ कीजिए, अब आपको बिल अदा करने की जरूरत है। होटल में जब लीला, श्याम और चमन खाना खा रहे थे, तब होटल के मालिक कुमार की मां, जिन्हें लोग रानी मां कहते थे, वहीं मौजूद थीं। उन्हीं के कहने पर खाने का बिल वसूल नहीं किया गया। असल में रानी मां को लीला कुछ भासी गई थी, लेकिन लीला का सारा ध्यान श्याम की तरफ था और श्याम की चुप्पी उसे खल रही थी। आज आप इतने चुप रहे, होटल के नाच रंग में भी आपका जीना बहला। आखिर बात क्या है? दादी माँ गांव में बीमार पड़ी, उसका इलाज भी न कर पाऊं। तुम्हारा दुख दर्द भी न अपना सकूं। मेरी फिक्र ना कीजिए श्याम बाबू, आपने पहले ही जो कुछ मेरे लिए किया है, क्या कम है? आपने उस वक्त मेरा हाथ थाम लिया, जबकि सारी दुनिया ने उसे झटक दिया। छोड़ो ये दुखता की बात है। तुम बहुत थक गई हो, तुम सो जाओ। श्याम के दुख और उसकी चिंता को दूर करने का इरादा लेकर अगले ही दिन लीला रानी मां के घर जा पहुंची, नौकरी की खातिर। मुझे भी तुम ऐसी ही की जरूरत थी, जिसे मैं नौकरानी की तरह नहीं, एक साथी की तरह अपने पास रख सकूं। कितनी खुशकिस्मती है मेरी जो आपने मुझे इस काबिल समझा। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम नहीं जानती मैं यहाँ कितना अकेली महसूस करती हूँ। इतने भरे घर में आप अकेली महसूस करती हैं? भरा घर, कभी ये घर कितना भरा पूरा मालूम होता था, लेकिन जब से वो गए हैं, इस घर की रौनक भी साथ ही ले गए। अब तो इस घर की हर चीज में सिर्फ उनकी एक याद रह गई है। ये आवाज सुन रही हो ना? ये मेरा बेटा है कुमार। आओ, तुम इसे मिला दो। कुमार यानी प्रेमनाथ, एक ऐसा किरदार जो संजीदा भी था और अकेला भी। अपने अकेलेपन को कुमार अक्सर पियानो की आवाज में डुबोया करता। उस वक्त भी वो पियानो ही बजा रहा था जब रानी मां ने उसे लीला से मिलवाया। माहौल संगीत का था, सो लीला से गाने की फरमाइश हुई और लीला के मन की बात उसके होंठों पर आ गई। उधर कुमार की अंगुलियों का इशारा पाकर पियानो के सुर भी लीला की आवाज के साथ गले जा मिले।
बसा ले। इस दुनिया में किसी का हो जा, किसी को कर ले अपना। इस दुनिया में किसी का हो जा, किसी को कर ले अपना। प्रीत बना देगी जीवन को एक सुहाना सपना, एक सुहाना सपना। जीवन में ये जोत जगा ले, ओ मतवाले, ओ मतवाले। मन में किसी की प्रीत बसा ले। फिल्म आराम के संगीतकार थे अनिल बिस्वास। अनिल बिस्वास को हिसाब से संगीत महारथी कहना चाहिए। मुकेश और तलत महमूद जैसे गायक उन्हीं की देन हैं। लता मंगेशकर ने भी अपने कई श्रेष्ठ गीत उन्हीं के निर्देशन में गाए। वैसे तो फिल्म आराम का यह गीत भी उसी श्रेणी का है, लेकिन फिलहाल इस गीत के फिल्मांकन की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हीरोइन यानी मधुबाला, साइड हीरो यानी प्रेमनाथ और रानी मां के रोल में दुर्गा खोटे, ये तीन कलाकार इस गीत के समय पर्दे पर नजर आते हैं। तीनों एक ही जगह पर बने रहते हैं, यानी नो मूवमेंट। कैमरा भी आगे पीछे या दाएं बाएं नहीं घूमता, यानी नो मूवमेंट। और कमाल की बात यह कि यह गीत देखने वालों को मूव कर देता है। बेशक यह गीत कलाकारों के बेहतरीन अभिनय की एक मिसाल है। प्रेमनाथ ने पियानो के सुरों के साथ जिस तरह शरीर और हाथों की हरकत की है, वो सुर की समझ का परिचय है। और जिस तरह के भाव चेहरे पर लाकर मधुबाला ने इस गीत को पर्दे पर गाया है, उससे उसके मन में कोई और है, ये बात साफ समझ में आ जाती है। सन 1951 में अभिनय की ऐसी बारीकी बेशक काबिले गौर है। आइए अब कहानी की तरफ लौटें। एक दिन श्याम अपनी दादी मां के पास पहुंचा तो पता चला कि किसी ने श्याम के नाम से दादी को 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। ये लीला ने भेजी हो। लीला एक लड़की है माँ, बहुत अच्छी है। मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। बैठ भी, अभी तो पाँव से गर्द भी नहीं उतरी, कहाँ चला? नहीं माँ, मैं जाता हूँ। श्याम लीला को कहां ढूंढता। लीला कुछ कहकर भी तो नहीं गई थी, लेकिन रानी मां के घर में लीला भी श्याम को भुला नहीं पाई थी। श्याम के बिना उसे सब कुछ सूना सूना सा लगता। कुमार ने उसका सूनापन बांटना चाहा, लेकिन लीला कुछ कह नहीं पाई। हां, उससे रुका भी नहीं गया और वो एक बार फिर श्याम के सामने खड़ी थी। उलझे सुलझे हुए ये बाल, ये सोती जागती आंखें, रोते मुस्कुराते होंठ, ये सब मेरे हो गए, मेरे। माशाअल्लाह, आप क्या जाने मैं आपकी हो जाने के लिए कितनी बेचैन थी और आपको अपना बना लेने के लिए कितनी तड़प रही थी। मैं आपसे जुदा हुई, एक एक कदम एक मंजिल बन गया और एक एक पल एक बरस। मेरा भी यही हाल हुआ। तुम क्या गई रातों की नींद भी साथ ले गई। मैं दीवारों से बातें करता और उन चीजों से लिपटता रहा जिन्हें तुम अपने हाथों से सजा बनाकर रख गई थी। चलो, दादी माँ को भी ये खुशी की खबर सुनाए। आप स्टेशन पहुंचिए, मैं रानी माँ से इजाजत लेकर वहीं आ जाऊंगी। श्याम लीला को लेकर गांव पहुंचा दादी माँ के पास। माँ, ये है लीला। कैसी है मेरी बेटी? अच्छी हूँ माँ जी। और तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ माँ, बहुत अच्छा हूँ। काम काज के हिसाब से नहीं। हाँ हाँ, तो माँ, तुम्हें लीला पसंद है? हाँ बेटा, मुझे तो बड़ी पसंद है। तो मैं समझूं कि पास है। अरे वो तो पास ही पास है, मगर तू फेल। क्यों माँ? जब तक तू कुछ काम काज नहीं करता, मैं तुझे पास नहीं समझती।
दादी मां चाहती थीं कि श्याम खेती की देखभाल करे, लेकिन श्याम अपनी चित्रकला को छोड़ नहीं सकता था। उलझन उसकी उदासी बन गई। लेकिन लीला श्याम को उदास कैसे देखती, अपने रूठे हुए चंदा को कैसे मनाया जाए, ये बात वो बखूबी जानती थी। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी, रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी, तुम ही कहो कौन मनाए जी। रूठा हुआ कान्हा है, रूठी हुई, रूठा हुआ कान्हा है, रूठी हुई बांसुरी, कैसे कोई गीत सुनाए जी। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी, रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। देखो जी हट गई कारी बदरिया, देखो जी हट गई कारी बदरिया, चमके चांद फिर बाजी बांसुरिया जी, बाजी बांसुरिया। दिल से है मान गए, जिद है मगर प्यार की, पहले किसे कौन बुलाए जी, पहले किसे कौन बुलाए जी, पहले किसे कौन बुलाए जी। श्याम की उदासी तो दूर हुई, लेकिन उसकी चिंता उसी तरह बनी रही। मैं भी चाहता हूं दादी माँ के अरमान पूरे हो जाएं, अपने सपने भी सच हो जाएं, मगर अपनी बेकार से जिंदगी के साथ तुम्हारा फूल ऐसा जीवन तबाह कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता। आपसे अलग मेरा जीवन कैसा श्याम बाबू? एक सूरत है लील, शहर में तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है, मैं उसमें हिस्सा लूंगा, और अगर उसमें भी कामयाब ना हुआ तो समझ लूंगा कि हमारा मिलना किस्मत में नहीं। आपको उम्मीद है इसमें कामयाब हो जाएंगे? हाँ लील, अगर कोई मेरा नाम मुकाबले में भिजवा सके। अगर मैं भिजवा दूं तो? कैसे? रानी माँ के जरिए। हाँ लील, कहीं तुम ये कर दो तो हमारी दुनिया ही बदल जाए। लीला ने रानी माँ से बात की तो उन्होंने श्याम की तस्वीरें देखनी चाहिए, और जब लीला श्याम की तस्वीर को लेकर दोबारा उनके घर पहुंची तो पहले उसे मिल गया कुमार। अरे आपको भी तस्वीरों का शौक है? अगर इस वक्त मैं इसे अपने एक दोस्त के लिए खरीदना चाहता हूं, उसे बहुत शौक है। कितनी प्यारी है। दाम क्या होंगे इसके? दाम जो एक अच्छी चीज की होते हैं। अच्छी चीज अनमोल होती है लीला, और फिर चित्रकार ऐसी चीज भी बना देता है जिसे हम मोतियों में भी नहीं तोड़ सकते। अलबत्ता नजराना दे सकते हैं इसका। 200 काफी होंगे? 200? ठीक है। अच्छा, रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे मेरे पास रहने दो। कुमार ने श्याम की तस्वीर खरीदी तो लीला दौड़ी दौड़ी ये खबर सुनाने के लिए श्याम के पास जा पहुंची। मैं एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। क्या? कुमार ने अपने किसी दोस्त के लिए वो तस्वीर खरीद ली। सच? हाँ, और जो नई तस्वीर बनेगी रानी माँ उसे मुकाबले में रख देंगी, बशर्ते कि उन्हें पसंद आए। मुझे मंजूर है। हाँ? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। मेरी तस्वीर? तुम्हारी तस्वीर के सिवा मैं किसी और में इतनी जान भी तो नहीं डाल सकता। बैठो, मेरे सामने बैठो। श्याम बाबू, मुझे जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती लील। मुझे जाना है। बैठो। लील, मैं तुम्हारे चेहरे पर वो बात देखना चाहता हूँ जो पहली मुलाकात के रोज नजर आ रही थी। वो हंसना था ना रोना, मायूसी थी ना उम्मीद, अंधेरा था ना उजाला। वो एक कामती हुई गुलाबी सी लौ थी जो रात और दिन के मिलाप पे नजर आती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। इधर श्याम लीला की तस्वीर कैनवस पर उतार रहा था और उधर कुमार जाने कब से लीला की मूरत अपने दिल में उतारे बैठा था। वो पियानो पर बैठता,
तो दिल की तड़प उसके होठों पर आए बिना नहीं रहती। ऐ जान जिगर दिल में समाने आजा, ऐ जान जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा, ऐ जान जिगर। दिल दर्द से बेताब है, ओ जान तमन्ना, आराम का पैगाम सुनाने आजा, आराम का पैगाम सुनाने आजा, ऐ जान जिगर। परवाना बड़ी देर से है आस लगाए, ऐ शम्मा न कर दे जलाने आजा, ऐ शम्मा न कर दे जलाने आजा, ऐ जान जिगर। तरसी हुई नजरों को है दीदार की हसरत, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा, है जान जिगर। कुमार के मन में क्या है, इस बात से लीला बिल्कुल बेखबर थी, और बाखबर होती भी कैसे। उसके दिल में तो श्याम समाया हुआ था। श्याम ने उसकी जो तस्वीर बनाई थी उसे लेकर लीला रानी माँ के पास पहुंची तो रानी माँ तस्वीर को देखते ही उस पर मोहित हो गईं। कितनी अच्छी है, खूब है। तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी तस्वीर क्यों ना अच्छी होगी। शुक्र है आपने इसे पसंद कर लिया। इसे ही नहीं, मैंने तुम्हें भी पसंद कर लिया है। मैं तुम्हें अपनी बहू बना रही हूँ। मुझे बहू बना रही है अपनी? हाँ लीला, तुम नहीं जानती कुमार तुम्हें कितना चाहता है। उसने तुमसे नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे बिना उसका क्या हाल होता है। मुझे यकीन है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। करती हूँ रानी माँ। वो हैं भी ऐसे कि हर कोई पसंद करे उन्हें, हर कोई प्यार करे उनसे। मगर रानी माँ, मैंने उन्हें कभी ऐसी निगाहों से नहीं देखा। तो क्या तुम्हारी निगाह में कोई और है लीला? कहीं तुम श्याम से तो प्यार नहीं करती? हाँ रानी माँ, और इसी तस्वीर की कामयाबी पर हमारी शादी हो रही। तुम श्याम से शादी कर रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा है तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा? यही करना था तो इस बेचारे को क्यों भेजा दिया? मैंने जाने बुझे कोई ऐसी बात नहीं की रानी। नहीं, तुमने कुमार को धोखा दिया। तुम्हें मंजिल बनी सामने चली आई और अब तुम्हें पीछे हट रही हो। तुमने ये सब कुछ किया और अब तुम्हें अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। रानी माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं।
मैं नहीं समझती मैंने क्या किया, जिससे कुमार बाबू ने ऐसा सोच दिया। मैं उन्हीं से जाके पूछती हूँ। लेकिन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुमार अपनी माँ और लीला की बातें सुन रहा था। लीला को देखते ही उसने कहा, जानता हूँ तुम क्या पूछने आई हो। यही ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मगर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम भी मुझे चाहती हो। और यही बात है जैसे माँ भूल रही है, माँ जो हुई वो। ये कहानी उस दिन से शुरू होती लीला, जब तुम मजाक मजाक में राजकुमारी बनी हमारे यहाँ चली गई। तुम राजकुमारी थी और मैं एक फकीर। तुम हुस्न की दौलत से माला माल, मैं इश्क की बेकसी से गरीब। मैंने हर अदा चुराई तुम्हारी, मैंने छिप छिप कर तुम्हारी अंखड़ियों के जाम पी डाले। और क्या नशा हो गया मुझे। अगर कौन सा नशा है जो हमेशा कायम रहता है, कौन सा खुमार है जो टूट नहीं जाता। मुझे माफ कर दीजिए कुमार बाबू। कोई बात नहीं लीला, तुमने प्यार किया मुझसे नहीं, श्याम बाबू से, पर किया तो है। जिस तरह कुमार ने अपनी माँ और लीला की बातें सुन ली थी, रानी माँ ने भी कुमार का बयान सुन लिया। जाहिर है कुमार की बातों ने उनका दिल तोड़ दिया, और लीला की वजह से रानी माँ का दिल टूटा तो लीला की तस्वीर कैसे बच पाती भला। ये क्या कर रही हो? मुझे न रोको कुमार, मैं इस तस्वीर को नहीं रहने दूंगी। ये तस्वीर मौत का साया है हम सब पे। ये बच गई तो ममता लुट जाएगी मेरी, तुम्हारी दुनिया वीरान हो जाएगी। अगर किस्मत में यही लिखा है माँ, तो होकर रहे। इसमें किसी को क्या दोष है? दोष है तो मुझको, जिसने बिना सोचे समझे दिल लगा दिया। मैं नहीं जानना चाहती दोष किसका है और किसका नहीं। मैंने सुहाग लुटा कर सब्र कर लिया, मगर बेटे की खुशी को मैं नहीं दूंगी। किसी की याद में आंसू बहाना, किसी के प्यार में तड़पते रहना बहुत बड़ी बात है माँ। चलती क्षमा पर सभी मरते हैं, तुझी हुई क्षमा पर मरना हर परवाने का काम नहीं। तुमने पहले भी सब्र किया माँ, अब भी जगह थाम लो। तुम्हें लीला को अपनी बहू बनाना है ना, शाम को बेटा बना लो। लीला अपने आप बहू बन जाएगी तुम्हारी। फिल्म आराम के संवादों में राजेंद्र सिंह बेदी की सधी हुई कलम का कमाल साफ नजर आता है। फिल्म जो जो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, संवादों का सौंदर्य और भी बढ़ता जाता है। कुमार ने अपनी मां को सलाह दी कि वो शाम को बेटा बना ले, तो मां का दिल भी बड़प्पन से नहीं चूका। मुबारक हो श्याम। मेरी तरफ से भी ये मुबारक आप ही को है। आप ही के कारण मैंने ये इज्जत पाई, आप ही की मदद से मैं कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचा। नहीं श्याम, तुमने मेहनत की और उसका फल पाया। इससे पहले कि तुम शादी के लिए गांव चले जाओ, मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ जलसा हो जाए। जरूर जरूर रानी माँ, जरूर। शाम को तस्वीरों के मुकाबले में कामयाबी मिली और इसी खुशी में रानी माँ ने एक जलसा किया। फिल्म आराम के इस जलसे वाले दृश्य में एक गाना है। गाना तलत महमूद की आवाज में है और पर्दे पर भी इसे तलत महमूद ने ही गाया है। शायद इसकी वजह यह रही हो कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत की पहली पंक्ति शाम के दिल की बात कहती है और दूसरी पंक्ति कुमार के जज्बात का बयान करती है। इसलिए इस गीत को दोनों में से किसी एक पर फिल्माने की बजाय एक तीसरे किरदार पर फिल्माना ज्यादा मुनासिब समझा गया। ये तीसरे किरदार थे तलत महमूद, जो केवल ये गाना गाने के लिए ही फिल्म आराम के पर्दे पर आते हैं। शुक्रिया 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 ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया 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 ऐ प्यार। दिल को कितना खूबसूरत
खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया। दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया, शुक्रिया ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ऐ प्यार। आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं। मेहरबा जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया, शुक्रिया ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ऐ प्यार। तलत महमूद वैसे अभिनेता बनने का इरादा लेकर फिल्म संसार में आए थे। पार्श्व गायक बनने से पहले संपत्ति और राजलक्ष्मी जैसी फिल्मों में वे अभिनय भी कर चुके थे। पार्श्व गायन उन्होंने सन 1950 की फिल्म आरजू के साथ शुरू किया। फिल्म आरजू का निर्देशन शाहिद लतीफ ने किया था, संगीत अनिल विश्वास का ही था। तलत महमूद का पहला पार्श्व गायन फिल्म आरजू में दिलीप कुमार के लिए था। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। बाद में वैसे तलत महमूद पार्श्व गायन करते रहे, लेकिन मौके बे मौके दिले नादान, लाला रुख और सोने की चिड़िया आदि फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। फिल्म आराम के पर्दे पर वे मेहमान कलाकार के रूप में आए थे। बहरहाल रानी मां का जलसा पूरा हुआ और शाम एक नामवर कलाकार के रूप में सामने आया, और ये बात उसकी नन्ही सहेली बेबी से भी छुपी नहीं रही। श्याम भैया, पिताजी कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा? मुझे तो नहीं बड़े लगते हो जितने पहले थे। अच्छा? हाँ, फूल के कुत्ता हो गए। अच्छा, अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची? कहानी? हाँ तो बेबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहजादी चली गई, मगर असल में वो गई न थी। वो थोड़ी देर के लिए सोजल हो गई। जब वो चली आई तो चंदन और शहजादी की शादी ठहरा दी गई। मंडप सजाया गया, धूप दीप और मल्यान जलने लगे, चारों तरफ लुबान की खुशबू फैल गई। शहजादी हाथ में थाली, थाली में जयमाल लिए निकली। कहानी के ठीक इसी मोड़ पर इस वक्त खड़ी थी लीला। वो रानी मां के घर से विदा हो रही थी। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटी। अच्छा कुमार बाबू। जाओ लीला, नई जिंदगी मुबारक हो। लीला देवी आप हैं? जी कहिए। श्याम बाबू ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए। रानी मां और कुमार के देखते देखते कुछ गुंडे लीला को मोटर में भगा कर ले गए। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। तुम्हें अब यही रहना पड़ेगा जब तक कि तुम मेरी नहीं हो जाती। तुम चचा के यहाँ से भाग निकली, तुम समझती थी कि मुझसे बचकर निकल जाओगी। तुम बेकार मेरे पीछे पड़े हो। ना मैं जब तुम्हारी हो सकी और ना अब हो सकूंगी। तुम मेरी हो सको या ना हो सको, मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तुम अब यहाँ से इस भगवान के होकर निकलोगी या उस भगवान की? भगवान नाम वाला ये आदमी सचमुच का शैतान था। उसने लीला को कैद कर लिया
और उधर जब लीला श्याम के पास नहीं पहुंची तो वो लीला को खोजता हुआ रानी माँ के पास आ गया। रानी माँ, लीला कहाँ है? क्या बताऊं, मैं लीला को तुम्हारे यहाँ भेज रही थी कि बदमाशों ने आ लिया उसे और मोटर में डाल के चलते बने। बदमाश मोटर में डाल के चलते बने? हाँ, उसे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, पुलिस में भी खबर दी, मगर कुछ न बना। शाम लीला न तुम्हें मिल सकी, न कुमार उसे पा सका। ना कुमार उसे पा सका? कुमार भी लीला से प्यार करता था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो तुम्हें चाहती है, तुम्हारे रास्ते से हट गया। अच्छा, तो ये बात है। अब समझा तुम्हारी चालों को। तुम लीला को अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए तुमने उसे गायब कर दिया। श्याम, वो सब धोखा था जो तुमने बेटा बेटा पुकार के मुझे दिया। वो सब धूल थी जो तुमने खुशियां मनाकर मेरी आंखों में झोंकने की कोशिश की। बताओ, कहाँ है लीला? कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये रहा मेरा बेटा, जिसने तुम्हारे प्यार की कहानी अपने खून से लिख दी। अरे लीला को बचाने के लिए देख लो, इसके कपड़ों में अटी हुई वो धूलें जो मैंने तुम्हारी आंखों में झोंकने की कोशिश की, इसके बदन पे लगे हुए जख्म, वो धोखा जो मैंने तुम्हें बेटा बेटा पुकार कर। मुझे माफ कर दो। श्याम के दिल का मैल तो साफ हो गया, लेकिन लीला के नैनों से आंसू झरने लगे। मिल मिल के बिछड़ गए ने, मिल मिल के बिछड़ गए ने, गया सुख चैन जुदाई आ गई, हाय जुदाई आ गई, मिल मिल के बिछड़ गए ने। लीला के आंसू शैतान का इरादा नहीं बदल सके। वो हर हाल में लीला को अपना बनाने पर आमादा था। लीला, तुम मुझे नहीं जानती। मैं वो दरिया हूं जो चुपके से बहता चला जाता है, मगर जब कोई चीज उसका रास्ता रोक लेती है तो वो टकराता है, सर पटकता है और फिर रास्ते में आने वाली हर चीज को मलिया मेट कर डालता है। तुमने दरिया देखी, मगर वो चट्टाने ना देखी जो दरियाओं का रुख बदल कर रख देती है, जिनसे सर फोड़ लेने के बाद वो चुपके से अपने किनारों में बहे चले जाते हैं और आखिर दम तक अपना सर नहीं उठाते। ये बात है तो पड़ी रहो यहाँ सारी उम्र। अब मैं तुम्हारी बात तक पूछने नहीं आऊंगा, चाहे तुम यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो। लीला के विरह में श्याम का हाल भी बेहाल था, लेकिन रानी माँ ने आखिर उसे बेटा बनाया था। वो श्याम का दर्द कैसे देखती? श्याम बेटा, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं रानी माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं तो अब कहीं का भी नहीं रहा। ऐसा नहीं किया करते, ये सुख दुख तो जी के साथ लगा ही रहता है। ये नहीं कि जहां जरा गर्म हवा का झोंका आया और सब कुछ छोड़ बैठे। जिंदगी में सुख और आराम की तलाश किसे नहीं बेटा, मगर आराम कहाँ मिलता है।
जिंदगी एक ऐसा दर्द है जिसकी कसरत कभी खत्म नहीं होती। इस फिल्म का टाइटल था आराम। कहानी का वैसे इस शीर्षक से सीधा कोई संबंध नजर नहीं आता, लेकिन अभी अभी हमने जो संवाद सुने उनमें आराम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। शायद ये संवाद फिल्म के नाम को सार्थक बनाने के लिए ही रचा गया होगा। श्याम, लीला और रानीमा और कुमार, ये सब किरदार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बेचैन थे, लेकिन भगवान और उसका साथी सुंदर नाच गाने से अपने दिल को आराम पहुंचा रहे थे। अब कौन तुझे समझाए ओ बलमा, जा 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 बलमा जा। मैं चंदा की चांदनी हूँ, मैं तारों की रानी। मैं चंदा की चांदनी हूँ, मैं तारों की रानी। मेरे मतवाले नैनों से छलके मस्त जवानी। मेरे मतवाले नैनों से छलके मस्त जवानी। बलमा तूने कोई कदर न जाने, बलमा जा जा जा। अब कौन तुझे समझाए ओ बलमा जा। जब भगवान अपने दिल बहलाव के लिए नाच गाने में मसरूफ था, तभी मौका देखकर लीला उसकी कैद से निकल भागी। मगर बचना शायद उसकी किस्मत में नहीं था। वो पकड़ी गई और साथ में वो आदमी भी जिसे भगवान पहरे पर बिठाकर गया था। क्यों बे नमक हराम, क्या तुझे इसलिए रखा था कि हाथ में आए हुए शिकार को यूं आसानी से जाने दे? बस बहुत होली पाप की कमाई। अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो? हाँ, जाओ, दफा हो जाओ। अब देखता हूं कि तुम कैसे निकल जाती हो मेरे पंजे से। भगवान ये जान चुका था कि लीला को हासिल करने की उसकी राह में सबसे बड़ा कांटा है श्याम। श्याम को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक योजना बनाई। लीला की तरफ से एक चिट्ठी लिखी और उसे श्याम तक पहुंचाने का इंतजाम किया। लाया रे। किसकी चिट्ठी है? बीमा कराओ तो बताऊंगा। लाया रे। लीला की तो नहीं? आज 9 बजे आ रही है, लेकिन कॉफी हाउस में क्यों, घर में क्यों नहीं? वो मुझे हमेशा वहीं मिला करती थी रानी माँ। तुम भी जाओ बेटा। खूब, तो लीला आ रही है। अच्छा, तो मेरी सहेली आ रही है? हाँ, तुम्हारी सहेली आ रही है। मेरा 2 कप चाय। अच्छा, तो इस खुशी में कहानी सुना दीजिए, पर अब के ऐसी जिसमें चंदन और शहजादी की शादी हो जाए। अच्छा तो सुनो। शहजादी खो गई, चंदन उसे जंगलों बियाबानों में ढूंढता फिरा, पाँव में छाले पड़ गए उसके। अब उसे शहजादी की मिलने की कोई सूरत नजर न आती थी। श्याम कहानी आगे सुनाता, तभी उसकी नजर लीला पर पड़ी। लीला आ तो गई, लेकिन उसके चेहरे पर भय छाया हुआ। श्याम, क्या बात है? लीला कुछ और कहती, इसके पहले ही श्याम ने देखा कि उसके पीछे भगवान खड़ा है, हाथ में पिस्तौल लिए हुए। होटल के मालिक रामलाल ने यह नजारा देखा तो वो आगे बढ़ाया। निकल जाओ बाहर, वरना भी पुलिस को बुलाता हूँ। खामोश,
तुम सब लोग अपने अपने हाथ मेजों पर रख दो। बिहारी, तुम यहाँ आओ। सुन दो, तुम वहीं खड़े रहो, कोई बाहर नहीं जाने पाए। ये क्या करने वाले? श्याम, श्याम, वहीं खड़े रहो, ये तो गोली मार दूंगा। गोली मार दोगे? गोली मारने से मोहब्बत नहीं मर जाती मेरे दोस्त। बात क्या है? यो छटा, हमारे यहाँ आके हमें को धमकी देते हो? दूर करो ये। चुप रहो। बेबी, तुम यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, जो कुछ कहना है आपस में कह लो। श्याम, मैं उस कहानी को पूरा करने आई हूँ जिसे हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। हर कहानी एक सी नहीं होती, किसी में चंदन और शहजादी मिल जाते हैं। ये वो कहानी है जिसमें वो नहीं मिलते। तभी कुमार वहां पहुंच गया और भगवान की पिस्तौल का निशाना उसकी तरफ मुड़ गया। खबरदार, वहीं खड़े रहो। मैं कहता हूँ वहीं खड़े रहो, तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ कुमार, 5 मिनट हो चुके हैं, उठो। हम दोनों जुदा हो रहे हैं हमेशा के लिए। आखिरी 2 घूंट तो इकट्ठे पी लेने दो। अच्छा। इसी मारामारी में गोली चली और तभी पुलिस आ पहुंची। कुमार भैया, ये तो नहीं। आखिर तुम दोनों मिल गए। घर चलो, मां इंतजार करें। श्याम, लीला और कुमार घर पहुंचे। रानी मां ने आगे बढ़कर लीला को गले लगा लिया। मेरी बेटी। कुछ न पूछो रानी मां, जिस तरह से हम लीला को यहाँ लाए, गुंडों ने फिर बदमाशी करने की कोशिश की, मगर खैर पकड़ लिए गए। चलो अच्छा हुआ। तभी रानी मां की नजर कुमार पर पड़ी, जो गोली लग जाने से जख्मी हो गया था। ये क्या हुआ? कुछ नहीं मां, तुमने कहा था ना इसमें कमी है तो बस एक रंग की। आज ये कमी पूरी हो गई है। मेरे लाल, जख्मी हो गया तू। ये जख्म भी भर जाएगा मां। इस तरह एक सुकून या कहिए आराम की मंजिल तक पहुंचकर ये कहानी पूरी हो गई। दोस्तों, अगर आपने फिल्म आराम देखी है या ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुना है तो शायद एक बात पर आपने गौर किया हो। इस फिल्म में देव आनंद पर एक भी गाना फिल्माया नहीं गया। देव आनंद चूंकि रोमांटिक हीरो की इमेज वाले कलाकार रहे, इसलिए वो गाना नहीं गाएं, ये कुछ अजीब सी बात थी। लेकिन ये अजीब सी बात एक और फिल्म में भी दिखाई दी थी, और मजे की बात ये कि वो दूसरी फिल्म देव आनंद की अपनी फिल्म कंपनी नवकेतन की पहली फिल्म थी अफसर, जिसे चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। अब चलते चलते एक दो बातें फिल्म आराम के निर्माता निर्देशक डीडी कश्यप के बारे में भी बता दूं। इनका पूरा नाम था धर्मदेव कश्यप। ये मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बताया था। इतना और जान लीजिए कि डीडी कश्यप ने डायरेक्शन की तालीम पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में वी शांताराम के सहायक बनकर हासिल की थी। और डीडी कश्यप की डायरेक्शन वाली प्रभात की एक फिल्म थी चांद, जो बेगम पारा को हीरोइन लेकर बनी थी सन 1944 में। और इसी फिल्म से यानी फिल्म चांद से बेबी तबस्सुम के अभिनय के कैरियर की भी शुरुआत हुई थी। बहरहाल फिल्म आराम की बातों के साथ आज की आखिरी बात। देव आनंद और मधुबाला की जोड़ी वाली कुल 8 फिल्में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आईं। पहली थी मधुबाला, जो सन 1950 में आई थी, और 1964 में आई थी शराबी। इनके अलावा बाकी 6 फिल्में थीं निराला, आराम, नादान, अरमान, काला पानी और जाली नोट। फिल्म शराबी के बाद मधुबाला की केवल एक और फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म शराबी के करीब 7 बरस बाद। इसका नाम था ज्योति। फिल्म ज्योति के बारे में एक और बात बता दूं आपको। एमवी रमन की इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। शैलेंद्र तब तक संसार से विदा हो चुके थे, लेकिन शंकर जयकिशन के चहीते गीतकार हसरत जयपुरी मौजूद थे। इसके बावजूद फिल्म ज्योति के गीतकार बने राजेंद्र कृष्ण। बहरहाल
फिल्म ज्योति के बाद मधुबाला के जीवन की ज्योति भी पूरी हो गई और अपने परिवार और इस संसार को छोड़कर मधुबाला परलोक से धार गई। आज बाइस्कोप की बातें हुई फिल्म आराम को लेकर और उम्मीद है इन्हें सुनकर बहुत सारे श्रोताओं को बहुत आराम हासिल हुआ होगा। लेकिन अगर ये उम्मीद बेमानी है तो मेहरबानी करके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से शिकायत करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से मेरा ताल्लुक तो सिर्फ इतना सा है कि शुरू और आखिर में आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। मसलन फिल्म आराम के लिए जानकारियां खोज कर लाए थे इसाक मुजावर और इन जानकारियों को आधार बनाकर आलेख तैयार किया लोकेंद्र शर्मा ने और पीके नायर की मदद से वे ही इस प्रोग्राम को पेश कर रहे थे। तो बस प्रोग्राम भी पूरा हुआ और मेरा काम भी, यानी अब अगले हफ्ते तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें